नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र तिवारी अनअकैडमी के लेट्स क्रैक एमपी एग्जामिनेशंस में आपका स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। 2 दिन से जरा तकनीकी समस्याओं की वजह से ये क्लास नहीं हो पा रही थी। मेरे बच्चे परेशान हो रहे थे, मैं बड़ा दुखी था। और आज ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो दोस्तों, मैं इसके पहले आज हमारा चर्चा का विषय है, हम आज भारत के प्रथम नागरिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम भारत के राष्ट्रपति पर चर्चा करने जा रहे हैं और हम अनेक गौरव गाथा लिखने वाले राष्ट्रपतियों पर भी चर्चा करते चलेंगे। इसके पहले कि मैं अपना परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर से जुड़ा नेट जेआरएफ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1100 से भी ज़्यादा बच्चे मेरे अंडर में सिलेक्ट हो चुके हैं और मैं चाहता हूं कि अगली बारी आपकी आए। एक 4 टॉपर्स रहे हैं लास्ट 14 सालों में जो मेरे मार्गदर्शन में रहे हैं और ईश्वर से करबद्ध निवेदन है कि वो अगले टॉपर आप हों और आप में क्षमताएं निहित हैं। आपके संस्कार आपके लिए आगे की ओर धकेल रहे हैं कि आप जाकर डिप्टी कलेक्टर जैसे पद का वर्ण करें। तो मैं जहाँ तक अपनी क्लास है, रोज़ रात को 9:30 बजे MPPSC पॉलिटी पे आता हूँ। MPPSC मेंस एक स्पेशल क्लास रहती है जो 10:30 बजे रोज रहती है और 9:30 पे प्लस में MPPSC मेंस प्लस पढ़ाता हूँ। बच्चों, जहाँ तक एक PDF की बात है तो शैलेंद्र तिवारी प्री प्लस मेंस के ग्रुप को साइन करें। लेट्स क्रैक MP एग्जामिनेशन से आपको मिलेगा PDF। और जहाँ तक प्लस की बात आई थी तो मुझे बताना पड़ेगा कि आज ऑनलाइन का दौर है, कड़ी प्रतिस्पर्धा है, जहाँ से जो फायदा मिल रहा है आप उठाइए। और लाइव क्लासों में एक सबसे बड़ी बात, आप अपने शिक्षक के साथ बहुत अच्छा संवाद स्थापित कर सकते हैं। काफ़ी कोर्स हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ते हैं जो YouTube पर आप ढूंढते रहते हैं, एक साथ ही मिल जाते हैं। और ये सबसे एक बेस्ट भी नए दौर में उभर के आया है। ऐसा लगेगा आपको कि आप जैसे क्लासरूम में बैठे हो और आप एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप अपनी सफलता को अपने पास लाते हैं। तो एक युद्ध में कोई भी ऐसा हथियार नहीं होना चाहिए जो आपके पास ना हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि PSC को पास करना आपकी बहुत बड़ी और आंतरिक इच्छा है, आपका संकल्प है, आपका ध्येय है, आपका लक्ष्य है। तो फिर देर किस बात की? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करें, शैलेंद्र तिवारी को फॉलो करें, गेट सब्सक्रिप्शंस। और इस सब्सक्रिप्शन के साथ आप देखेंगे कि 6300 रुपये और 7560 में 2 साल का और 6300 रुपये में 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। देखिए, जब कहीं पैसा खर्च करना होता है तो निश्चित तौर पे आपके दिमाग कई बातों को, इसे कहते हैं चेतन मन, कई बातों में आपको उलझा देता है। क्योंकि वो जो चेतन मन होता है वो आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है। अचेतन मन होता है जो कहता है आप परिश्रम करें, तो परिश्रम करते समय इन साधनों का उपयोग करें। तो अगर आप देखेंगे कि 315 रुपये पर मंथ पड़ता है अगर आप 24 महीने का लेते हैं, तो 10 रुपये दिन पड़ता है जो बहुत ज़्यादा नहीं कहलाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, MPPSC व्यापम का सब्सक्रिप्शन ST लाइव के नाम से लें, बड़े कैपिटल लेटर्स में है शैलेंद्र तिवारी लाइव। खैर, हम अगली बातें करते हैं। हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। जब से दुनिया में, आधुनिक दुनिया में जब से व्यवस्थाओं का जन्म हुआ है, तब संपूर्ण दुनिया में सारे लोकतंत्रों के पास 2 ही तरीके के व्यवस्थाएं हैं,
जिन्हें पहला कहते हैं अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति प्रणाली, और दूसरी होती है संसदात्मक प्रणाली। देखिए, राष्ट्रपति शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक प्रणाली में निश्चित तौर पे वहाँ का वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति होता है, और संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में यही होती है कि उसमें नाम मात्र का और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान पाया जाता है। हम जहाँ तक भारत की बात करते हैं, भारत के संविधान में राष्ट्रपति पद का प्रावधान ये कहा गया है कि ये हमारे राज्य का प्रमुख है, और संघ की कार्यकारी शक्तियां, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो राष्ट्रपति में निहित रहती हैं। पर ये तब भी नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। अगर हम राष्ट्रपति के इलेक्शंस की बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति का इलेक्शंस कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इस बॉक्स में मैं समझाता हूं। देखिए, संसद के दो सदन होते हैं, एक का नाम होता है लोकसभा और एक का नाम होगा राज्यसभा, और राज्यों में होती है मध्य प्रदेश की या उत्तर प्रदेश की जो विधानसभाएं होती। हमने दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा भी शामिल कर रखा है, और इन सबके सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब यह पद्धति अप्रत्यक्ष है, और जो परीक्षाओं में परेशान करेगा आपको, तो एक ही शब्द आएगा कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और जो भी मनोनीत होंगे सदस्य वो भाग नहीं लेंगे। राज्यसभा के 12 सदस्य, लोकसभा के 2 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा, दिल्ली और पांडिचेरी भाग लेने में शामिल होंगे। राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और गुप्त मतदान, ये 3 चीजें आती हैं कि इसमें ये चुनाव इस तरीके से होगा। हम राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो आपको बहुत टेंशन नहीं। अब ये समझिए कि आप भारत के राष्ट्रपति कब और किन हालात में बन सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे चर्चा करता हूं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो शायद आप सभी भारत के नागरिक हैं। 35 वर्ष की आयु पूरी होना चाहिए, तो बच्चों आप में से अधिकतर लोगों की आयु कम हो गई, 10 से 15 साल तक कम है आपकी आयु अभी, तो ये आप भारत के राष्ट्रपति अभी नहीं बन सकते। लेकिन जिस साल आप अपना 35वां जन्म दिवस मना रहे होते हैं, उस साल आपको एक खुशी और मनाना चाहिए कि अब हम भारत के राष्ट्रपति की चुनाव के लायक हो गए हैं। लोकसभा की सदस्यता का पात्र होना चाहिए, पर सदस्य होना जरूरी नहीं है। जो लोकसभा की सदस्यता की योग्यताएं हैं वह यहाँ पर मानक मान ली गई हैं, और संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सरकार, इनमें वो शामिल नहीं हो, अर्थात लाभ के पद पर वह कार्यरत ना हो। मित्रों, राष्ट्रपति पद के किसी भी प्रत्याशी को ना लोकसभा, ना राज्यसभा और ना ही राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए।
मैं बार बार समझाऊंगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को उसे लाभ के अन्य पद पर नहीं होना चाहिए और राष्ट्रपति की परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति की जो भी उपलब्धियां दी जाती हैं, जो भी उसे भत्ते दिए जाते हैं, उनमें कमी नहीं की जा सकती है। देखिए, मैं अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बातें बताता हूं। राष्ट्रपति का एक गार्डन होता है, मुगल गार्डन, जिसमें 1100 कर्मचारी काम कर रहे हैं। आप राष्ट्रपति को हल्के में मत लीजिएगा, वो भारत का राष्ट्रपति है, गरिमाओं में कोई कमी नहीं है। संपूर्ण भारत में जिस मकान में, जिस आवास में वो रहता है, वह भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत है। आज भी अंबानी, टाटा या भारत के किसी भी व्यक्ति का आवासीय सदन, आवासीय घर इतना बड़ा नहीं है जितना हमारे माननीय राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, और अगर वो मान लीजिए किसी कारण से ना आ पाए तो संविधान ने व्यवस्था कर रखी है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को आकर महामहिम को शपथ दिलानी होगी। देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल, अमूमन राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे, जो कि आपकी प्री का क्वेश्चन बनता है कि वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति के बाद या उपराष्ट्रपति के पास जैसे ही त्याग पत्र आता है, वह लोकसभा के अध्यक्ष को भेजा जाता है। राष्ट्रपति को हटाया जाने के लिए एक बड़ा आर्टिकल है 61, जिसे महाभियोग की संज्ञा दी गई है, और एक पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा कैसे हटाया जा सकता है। यमराज आकर कभी भी राष्ट्रपति महोदय को हटा सकते हैं, और इस तरीके से राष्ट्रपति को हटाने के ये आधार हैं कि वो किस तरीके से पदच्युत हो सकता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है, देखिए, ये संसद होती है, यानी ये राज्यसभा है, ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है, और राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी सदन में महाभियोग का पत्र आरोपित किया जा सकता है, लेकिन अभियोग जब दायर किया जाए तो सदन की सदस्य संख्या का 1/4 उसका समर्थन करना चाहिए। अगर वहाँ 545 लोग हैं तो 111 लोगों से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर यहाँ पर 250 लोग हैं तो आप आराम से उसका 25% बता सकते हैं कि 250 का 25% क्या होगा। तो लेकिन ऐसा करते समय राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना भी देना होगी कि हे राष्ट्रपति महोदय, हमने एक ऐसा प्रोग्राम या चिट्ठा बनाया है जिसमें हम आपको ही निष्कासित करने की प्रावधान कर रहे हैं, और सदन के कुल सदस्यों में से वो जिस सदन में भी लाया गया है तो पहले तो 1/4 का परमिशन चाहिए, और फिर कुल सदस्यों का 2/3 चाहिए, और कुल सदस्यों का 2/3 चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी कम होगा तो वह बिल, वह महाभियोग, वह प्रस्ताव तुरंत ही खारिज हो जाता है। और ऐसे जांच के समय राष्ट्रपति चाहे तो वह खुद आकर भाषण दे, अपना पक्ष रखे, या खुद किसी वकील या अन्य प्रतिनिधि के माध्यम से रखता है। अगर हमने 1/4 के बाद जिस सदन में रखा था उसने 2/3 सदस्यों के साथ उसे पास कर दिया,
तो वह दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में कुल संख्या के 2/3 बहुमत के द्वारा महाभियोग को पारित करना पड़ता है। लेकिन महाभियोग सदन के अंदर जिस समय भी पारित होगा राष्ट्रपति उसी समय हट जाता है। तो मैं आपको यह बता रहा था कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति पर रिक्ति को भरने के लिए पहले से ही चुनाव करा लिया जाता है। एक राष्ट्रपति हमारे यहां पर सीट पर विराजमान रहता है और राष्ट्रपति चुनने की कार्रवाइयां पिछले उसकी पदच्युति के काफी महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। राष्ट्रपति अगर निधन होता है, वो त्याग पत्र दे देता है, वह पदच्युत होता है, उस पर महाभियोग लग जाता है, वह पद पर नहीं रहता है, तो ये 6 माह के अंदर राष्ट्रपति पद का चुनाव आपको कराना होगा। देखिए, राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद हो तो कोई हाई कोर्ट नहीं सुन सकता, वो सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा। हम आते हैं भारत में राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तब हमने 26 जनवरी के झंडे को फहराने के लिए एक राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की थी। संविधान आ चुका था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें डॉक्टर राजेंद्र बाबू कहा जाता है, वे भारत के पहले राष्ट्रपति बने। कायस्थ परिवार से थे और एक लंबा उनका ऐतिहासिक क्रम रहा था। वे उत्तर प्रदेश के अमोड़ा के थे, लेकिन बाद में वे किन्हीं कारणों से बलिया उनका परिवार शिफ्ट हो गया था और बलिया परिवार शिफ्ट होने के बाद, लेकिन बलिया में भी ये परिवार ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाया, तो वो जीरा दही करके एक गांव है, तो बिहार के जीरा, तब से राजेंद्र बाबू बिहारी कहलाती है। आपको वे जान के बड़ा कुछ फैक्ट में रखूं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़े सहज व्यक्ति थे, भारतीयता का मिश्रण थे, अद्भुत थी। उनसे मिलने, उनकी वेशभूषा से, उनका चित्र से उनका चरित्र पता लगता था कि कितने स्ट्रॉन्ग पर्सन्स हैं। और लोग नहीं जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन में भूकंप पीड़ितों के लिए सबसे ज्यादा काम किया था। आपसे जो किताबें पूछी जाती हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन में इंडिया डिवाइडेड के अलावा, क्योंकि आप प्री के होशियार बच्चे हैं तो आपको इंडिया डिवाइडेड पता रहता है, बापू के कदमों में बाबू, बापू के कदमों में बापू, ये उनकी रचना थी। इसके अलावा भी राजेंद्र प्रसाद साहब ने सत्याग्रह एट चंपारण एक रचना लिखी है और खादी के ऊपर उनकी रचना थी भारतीय संस्कृति और खादी का अर्थशास्त्र। भारतीय संस्कृति और खादी का अर्थशास्त्र। तो राजेंद्र प्रसाद की इन रचनाओं में हमेशा महात्मा गांधी के पक्के समर्थक थे। और एक किताब है जिसका नाम है गांधी की देन। तो इस तरीके से राजेंद्र प्रसाद साहब
1950 से 1962 तक उनका कार्यकाल रहता है और लगातार 2 बार चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। यूं तो उनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था और 28 फरवरी 1963 में राजेंद्र बाबू का निधन हुआ था। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और मृत्यु के 1 वर्ष पूर्व उन्हें 1962 का भारत रत्न भी मिला था। लेकिन बच्चों, ये परिवार कहाँ है आज? इस भारतीय राजनीति के परिवार बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का परिवार कहाँ है? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं वो उनके एक पुत्र हैं और उनका नाम होता है, अब वो बीच में कुछ लिखते हैं, मुझे पूरा नहीं पता, अशोक प्रसाद मानिए। प्रसाद तो वो लिखते भी हैं, पर बीच में एक बड़ा सा शब्द है। वे जाने माने मनोचिकित्सक और वैज्ञानिक हैं और हिंदुस्तान के बड़े वैज्ञानिक हैं। एक बीमारी होती है बाइपोलर डिसऑर्डर्स में लिथियम के स्थान पर सोडियम वेलप्रोरेट का यूज करना, यह उनकी शानदार कालजयी उपलब्धि थी। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुत्र, जिनका नाम मैंने अशोक प्रसाद बताया है, उनके बारे में चर्चा कर रहा था। हम इसी तरीके से हम जब दूसरे राधा कृष्णन के बारे में पढ़ते हैं कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति राधा कृष्णन साहब होते हैं, हमें इतना ही पता है डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन डॉक्टर राधा कृष्णन एक संस्कृति, महान दार्शनिक, महान शिक्षा शास्त्री, और मुझे तो लगता है जब मैंने उनको पढ़ा तो वो इन सबसे भी ज्यादा हिंदू विचारक थी। वे मद्रास रेमिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हुए और उसके बाद प्रोफेसर भी हुए। ये फैक्ट मैं उनके बारे में बता रहा हूं कि दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं कि शिकागो विश्वविद्यालय में विवेकानंद के बाद राधा कृष्णन का सेमिनार हुआ था एक बड़ा, जिसका विषय था, यह विषय भाषण था तुलनात्मक धर्मशास्त्र पर। आपको भी भारत रत्न 1954 में मिला था, 1954 में। और सबसे बड़ी बात, 1954 के बाद मैं अभी कुछ राष्ट्रपतियों पर जिक्र कर रहा हूं, बचे हुओं पर बाद में करता हूं। उन्हें भारत रत्न प्राप्त करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। लेकिन मैं आज भी बोलता हूं, राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी जिंदगी में हमेशा भारतीय विद्यार्थियों को बड़ा महत्व दिया था। वे विदेशों में भी कई विश्वविद्यालयों में रहे। वे यूनेस्को की कार्य समिति के अध्यक्ष भी रहे और जीवन में वो जहां भी गए, जीवन को सरल बनाने में, जीवन को सहज बनाने में, जीवन को भारतीयता में गूंथने में डॉक्टर राधाकृष्णन का कोई भी सानी नहीं था। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो आए हमारे सन 1967 से 1969, 67 टू 69, और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब एक पठान थी, हैदराबाद के परिवार से आए थे और अर्थशास्त्र में
आप बर्लिन यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए थे, शिक्षा के लिए आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के कुलपति रही हैं, आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति रही हैं, आप विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूजीसी, यूनेस्को, सीबीएसई, इन सबके बड़े पदों पर कार्य कर चुके थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब भारत में आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे, और जब वो जामिया मिलिया में पढ़ाती थी, उस कुलपति हो गए थे, कुलपति थे। तो काफी अनुशासन प्रिय थे, वे चाहते थे कि बच्चे अच्छी ड्रेस पहन के आए, अच्छा वार्तालाप करें, उनके जूते साफ रहें। लेकिन बच्चों ने शिक्षकों की बातों को माना कब है, और इसी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एज ए वाइस चांसलर जामिया के दरवाजे पर बैठे और हाथ में ब्रश और पॉलिश लेकर और आने वाले बच्चों की पॉलिश करने लगते थे। बच्चे बड़े शर्मिंदा हुए और सारे कैंपस में अगले ही दिन चमचमाते जूते मिले। मैं अपने विषय पे आता हूं, लेकिन मैं एक पक्ष में आपको बीबी गिरी साहब को बारे में और बता दें। यह पिछले वर्षों में बड़े स्टेटों में एक क्वेश्चन आ भी रहा है और बीबी गिरी पर क्वेश्चंस भी आते हैं। भारत का वह कौन सा राष्ट्रपति है जो ट्रेड यूनियनों से जुड़ा रहा? तो बीबी गिरी साहब जो आते हैं वो हिंदुस्तान के उड़ीसा राज्य से आते थे और 1969 के चुनाव में वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े थे और उन्होंने कांग्रेस के नीलम संजीव रेड्डी साहब को हराया था। और नीलम संजीव रेड्डी साहब को हराया था तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा दिया था। और उस समय कहते हैं कि इंदिरा जी ने एक भाषण दे दिया था। नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस दल की तरफ से उतारे गए थे, जिसके प्रधानमंत्री के साथ इंदिरा जी के साथ वैचारिक मतभेद चल रहे थे। तब इंदिरा जी ने एक भाषण दिया था कि मैं ये नहीं कहती हूं कि आप नीलम संजीव रेड्डी को चुनें, मैं तो बस यही कहती हूं कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर मत दें। ये मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी ने 3 बार रिपीट किया और उस समय कांग्रेस के अंदर विरोध की राजनीतिक शक्तियों के तहत लोगों ने इंदिरा जी का इशारा पकड़ा और अपने मतों को बीबी गिरी के पक्ष में देना शुरू कर दिया। जब ये परिणाम आया तो पहली बार सेकंड राउंड की मतगणना हुई थी और पहली बार कुछ मात्र बारीक अंतर से 49.83 वोट मिले थे नीलम संजीव रेड्डी को और 50 कुछ वोट मिल गए थे बीबी गिरी साहब को। तो इस तरह मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चंस आता है कि भारत के कौन सा राष्ट्रपति अंतरात्मा की आवाज के आधार पर चुना गया, तो वो बीबी गिरी साहब थे। और नीलम संजीव रेड्डी जो भारत में बाद में राष्ट्रपति भी बने, तो एकमात्र राष्ट्रपति था जो राष्ट्रपति पद का चुनाव हारा भी था और जीता भी था। नीलम संजीव रेड्डी के साथ वो लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे। मैं जल ले लूं, थोड़ा पानी पी लूं।
हमने अब हम महामहिम के माननीय राष्ट्रपति महोदय के पावर्स एंड फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि एक कार्यकारी कार्यपालक शक्तियां हैं, उनकी विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, कूटनीतिक शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उनका आपातकाल का पावर्स है। हम जब कार्यकारी शक्तियों की तरफ बढ़ते हैं तो भारत सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से, औपचारिक शब्द का प्रयोग है यहां, राष्ट्रपति के नामे किए जाते हैं। राष्ट्रपति उस रीति के उल्लेख के साथ साथ नियम भी बनाता है। उसके नाम से किए गए सभी आदेश राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कामकाज को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए उसके कार्यों को उसके मंत्रालयों में बांट देता है। हम आर्टिकल 74 पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने कार्यों की सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हम आर्टिकल 75 पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर, सॉरी उल्टा हो गया, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो आप सीधी सी बात, प्रधानमंत्री कोई नियुक्तियां नहीं करते, सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, उनके वेतन भत्तों का निर्धारण और ये कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य और इसके अलावा भी न जाने कितने लोग, चाहे वो राजदूत होते हैं तो उनकी संख्या ही काफी हो जाती है। यहां पे न्यायाधीश तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के अलावा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की हालात के लिए आयोग के गठन करते हैं और अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। और राष्ट्रपति भारतीय संसद का जैसे ही हम विधायी हम अंग मानते हैं तो संसद में लोकसभा धन राज्यसभा धन राष्ट्रपति इज इक्वल टू पार्लियामेंट संसद होती है। राष्ट्रपति संसद सत्र का आह्वान भी करता है और सत्रावसान करता है। वह लोकसभा को भंग भी कर सकता है और संसद के दोनों सदनों में अगर कोई मतभेद होता है तो वो संयुक्त बैठक बुलाता है और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये सारे क्वेश्चंस आपकी प्रिलिमिनरी परीक्षाओं में आप ध्यान से इसे प्रवचन की तरह सुनते रहिए। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। हम संसद के प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र को और प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र राष्ट्रपति संबोधित करता है और राष्ट्रपति संसद में जो भी बिल होता है, पहली बात तो संसद में लाए जाने वाले बिल, बजट राष्ट्रपति की सहमति से आते हैं और दूसरा, अगर संसद ने किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति उसे कुछ सुझावों के साथ वापस ले सकता है।
यहां यह बात बताना आपके लिए बेहद जरूरी होती है कि अगर राष्ट्रपति संसद को कोई विधेयक या बिल अपने सुझावों के साथ वापस भेजता है तो यहां दो कंडीशन बनेगी। राज्यसभा, लोकसभा उस बिल में संशोधन कर सकती, या ना करना हो तो जस का तस वापस भेज देती। अगर ऐसे कंडीशन में अगर जस का तस वापस भेजा तो ये मान के चलिए कि अब राष्ट्रपति बाध्य हो गया कि उस बिल पर उसके सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो कई बार मैं अभी आगे आपको वीटो पावर बताता हूं। राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संदेश भी भेज सकता है, राज्य विधानसभाओं में भी संदेश भेज सकता है। के.आर. नारायणन भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने केरल की विधानसभा को संबोधित किया था। तो मैं आपको बताऊं कि सर एक लाभ का बिल था, लाभ का बिल, एक लाभ के पद की अवधारणा हाईलाइट हुई। वो जया बच्चन के थ्रू शुरू हुई वो स्टोरी, और कहा गया कि जया बच्चन अयोग्य है राज्यसभा की मेंबरशिप में क्योंकि वो लाभ के पद पे हैं। धीरे धीरे ये लाभ का पद का संदर्भ बारूद की तरह फटा और फिर ये पाया गया कि संसद में बैठे सभी सदस्य कहीं ना कहीं से दोहरा लाभ ले रहे। बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी तक इन सब के नेताओं दोहरे पद पर सांसद थे। तो संसद ने सारा चीजें लीपा पोती करके पावर करके सबको लाभ के पद बना के दिखा, महामहिम के पास भेज दिए। महामहिम एपीजे कलाम साहब थे। उन्होंने इसे रिटर्न करा दिया कि नहीं, इसमें तो लाभ के पद की बहुत उल्टी सीधी अवधारणाएं हैं और आप साफ लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो इतने में सदन ने उस पूरे के पूरे बिल को ज्यों का त्यों भेज दिया। अब वो ज्यों का त्यों जो बिल गया उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। अब आता है यही राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के 12 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को चुनाव करता है और वो आंग्ल भारतीय समुदाय से भी 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न का भी समाधान करेगा। संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास तब भेजा जा सकता है जब राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान करे या अपनी सहमति रोके, और अगर विधेयक में कोई मुद्रा विधेयक नहीं है तो संसद में पुनर्विचार के लिए वापस भेज भी सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के संसद यदि विधेयक को संशोधन के साथ साथ इसके बिना दोबारा पारित कर देगी, ये बात हमने अभी आपको समझाई है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको आराम से।
राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में वीटो शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति संसद सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर राष्ट्र पर संकट है, राष्ट्र पर युद्ध है, विधायिका अभी बैठी नहीं है, तो इन कंडीशंस में वह अध्यादेश पारित करता है। और अध्यादेशों पर संसद जब सत्र शुरू होता है उसके 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को मान्यता मिलना चाहिए, वरना वह अध्यादेश रद्द माना जाएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। देख रहे हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। केंद्रीय बजट राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में रखा जाता है और राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही कार्यपालिका कोई भी बजट की डिमांड करती है, जिसे अनुदान की मांग कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास एक बड़ा फंड होता है और अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से अग्रिम राशि का भी प्रबंध कर सकता है। वह 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग के सदस्यों को, अध्यक्षों को चुनता है, ताकि वो केंद्र और राज्य के मध्य करों के बंटवारे पर, करों के न्याय बंटवारे पर अपने सुझाव, अपने रिकमेंडेशंस दे सके। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के साथ साथ यहां पर एक धारा होती है 143 संविधान की। बड़ा कॉमन वर्ड है, सब लोग जानते हैं। 143 यानी 143 का तात्पर्य होता है आई लव यू। आई लव यू यानी राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में ये प्रेम है कि अगर कोई बात राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रही है या विधि का प्रश्न निहित होने पर वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से जाकर राय ले। जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय उसे राय दे दे, पर जरूरी नहीं है कि जो राय दे वो राष्ट्रपति भी माने। सन 1992 में भारत के एक राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया था कि अयोध्या में मंदिर बनाया जाए या मस्जिद। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी काइंडली बड़े निवेदन के साथ कहा कि फैजाबाद और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में इस संदर्भ में 150 से भी ज्यादा मामले चल रहे हैं। अगर हम आपको कोई राय देंगे तो वो उनके लिए फैसला होगा और वो गाइडलाइन बन जाएगी, तो सारी जुडिशरी के 150 केस प्रभावित होंगे। अतएव हम इस पर कोई राय नहीं। राष्ट्रपति की क्षमादान के बड़े पावर हैं। फांसी को रोकेगा, मृत्युदंड को समाप्त कर सकता है, सजा को समाप्त कर सकता है,
दंड के भुगतान से सजा को परिवर्तित कर सकता है। किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दी गई जो भी सजा हो उसको राष्ट्रपति माफ कर सकता है। सजा को स्थगन के थ्रू कुछ समय के लिए स्थगित करता है। सजा की प्रकृति को बदले बिना सजा को कम करना, दंड की प्रकृति को ही कम करना, तो जहां तक कूटनीतिक शक्तियां दिख रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो भी करार होते हैं, जो भी ट्रीटी होती हैं, जो भी समझौते होते हैं, वो राष्ट्रपति के रूप की ओर से किए जाते हैं। हालांकि बाद में हमें पार्लियामेंट से उस पर सहमति देना जरूरी है और इंटरनेशनल फोरम पर जाकर भारत का रिप्रेजेंटेशन करेगा और दूसरे देशों के या अपने देश में राजदूतों और उच्चायुक्तों की वो नियुक्ति करता है। भारतीय राष्ट्रपति मानती है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति है और थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति है। वह न केवल युद्ध की घोषणा करने में सक्षम है, वह शांति के प्रयास भी करता है। और निम्नलिखित शक्तियों में हम आपातकाल की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 1952 में दिया है और राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल, तो जब पूरे देश या किसी देश के भाग में युद्ध की स्थिति बन जाती है, बाह्य आक्रमण हम पर आ जाता है और सशस्त्र विद्रोह एक देश के अंदर ही हो जाता है, तब जाकर हम आर्टिकल 352, पहले एक शब्द लिखा रहता था आंतरिक अशांति, इस बात का दुरुपयोग करके 1975 का आपातकाल भी लगाया गया था। तो 78 में आंतरिक संशोधन जो आया, 44वां संविधान संशोधन जो आया, उसमें ये लिखवा दिया कि वो साहब जो आंतरिक अशांति है उसको काट दो और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द लिखो, क्योंकि आंतरिक अशांति को परिभाषित करना कठिन है और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब वो मंत्रिमंडल के लिखित अनुशंसा पर ही करेगा, मन से नहीं करेगा। अनुच्छेद 352 में
मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है मंत्रिपरिषद की जगह। और संकट काल की घोषणा को संसद के दोनों सदन जब लग जाते हैं तो 1 माह के अंदर उसकी बातों को मानना पड़ेगा। नमस्कार बच्चों, नमस्कार। आज आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, सीधी क्लास ले रहा हूं। संसद के अनुमोदन पर आपातकाल 6 माह तक जारी रह सकता है और प्रत्येक 6 माह के लिए संसद की स्वीकृति अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। कारण क्या होता है कि कई बार युद्ध वगैरह ऐसे होते हैं जो कोरोना की तरह होते हैं, लॉकडाउन की तरह होती हैं, तो ये निश्चित नहीं रहता संकट कब तक चलेगा। ईरान इराक युद्ध हुआ तो 10 सालों तक चलता रहा, तो इसलिए कहा गया है अनिश्चित काल। अब तक भारत में 1962, 71 और 75 में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। सर 65 में क्यों नहीं लगाया था? जो 62 में लगाया था वो खत्म ही नहीं हुआ था। राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक आपातकाल के रूप में होता है। जब राज्य का संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है या वो संघ द्वारा संघ जो उसको निर्देश भेजता है उसका पालन नहीं करता है, तो 365 का प्रयोग करके उसे हटाया जा सकता है। 356 और 365 राज्य उसके आपातकाल से। और वित्तीय आपात की स्थितियां जो अभी बन रही थी और बनते बनते रही, तो वित्तीय अस्थिरता पर यह लगाया जा सकता है और संसद को 2 माह की स्वीकृति देना पड़ेगी। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया और वित्तीय आपातकाल में राज्य शासकीय योजनाओं की समाप्ति कर सकता है और सरकारी कर्मचारियों, न्यायाधीशों सबकी सैलरी में कटौती भी कर सकता है। विधायिका की किसी कार्रवाई को विधि बनने से रोकने की शक्ति को वीटो शक्ति कहा गया है और कई प्रकार के वीटो हैं। ये राष्ट्रपति के पास जब कोई बिल आए तो वो या तो अपनी स्वीकृति देता है या अस्वीकृति देता है, और भारत में आज तक राष्ट्रपति ने इस वीटो का प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं किया जाता है और माना यह भी गया है कि वह ऐसा कर भी नहीं सकता। एक होता है निलंबनकारी वीटो, तो इसमें हमने आपको समझा ही चुके थे कि संविधान संशोधन अथवा बिल के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया है तो पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है, लेकिन अगर पुनर्विचार की कंडीशनों में बिल वापस जो का त्यों आ जाता है तो राष्ट्रपति को दस्तखत करना ही पड़ेगा और इस वीटो का प्रयोग में राष्ट्रपति विवेकाधिकार का प्रयोग भी करेगा। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने किया था जब संसद सदस्यों के वेतन, बिल, भत्ते और पेंशन नियम संशोधन आया था
तो राष्ट्रपति का यह आरोप था कि यह बिल उनकी बिना अनुमति के आया है। और एक होता है पॉकेट वीटो। संविधान राष्ट्रपति को स्वीकृति और अस्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं दे, वो बिल पे ना तो हां करे और ना ही ना करे और अपने पॉकेट में रखा है, तो इसीलिए इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। और एक पेप्सू बिल 1956 और भारतीय डाक बिल के समय यानी जेल सिंह साहब ने इसका प्रयोग किया था। तो अब ये क्लास खत्म होने के पहले हम 52 में पढ़ते हैं भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 में पढ़ते हैं संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित थी। 54 में ये देखते हैं 54 में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। मैं साइड हो जाऊंगा, आपको दिक्कत आएगी। और 55 में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धतियां, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, भारत में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, यह क्वेश्चन आता है। और 57 राष्ट्रपति पद पर दोबारा चुने जाने के लिए पात्रता भी रखता है। आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए क्या योग्यता है, और 59 बोलता है क्या शर्तें हैं। 60 कहता है कि राष्ट्रपति पद की शपथ क्या है, और 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है। 65 में राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति कब करेगा। 71 कहता है राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विषय। 72 राष्ट्रपति की क्षमा ध्यान शक्तियां हैं। और 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन आदि का प्रावधान है। 76 भारत के महान्यायवादी और राष्ट्रपति के बीच के 77 यह भारत सरकार की व्यापारिक नीति और राष्ट्रपति को सूचना देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, यह 78 में है। और 85 में संसद का सत्र का आह्वान और भंग किया जाना। 111 यहां वीटो पावर दिया गया है। पिछली बार इंटरव्यू में बच्चों से पूछा गया था ये क्वेश्चन किस आर्टिकल में है। और 112 में केंद्रीय बजट के प्रावधान है। 1, 2, 3 1, 2, 3 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो इस तरीके से हमने आज राष्ट्रपति पर चर्चा की। एक छोटी सी क्लास रखेंगे राष्ट्र व्यवहारिक राष्ट्र, जिसमें से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो राष्ट्रपति पर व्यवहारिक एक जल्दी वीडियो आएगा, तो हम उसको भी देख लेंगे। ठीक है ना बच्चों। हम लास्ट 5 मिनट में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेती हैं। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 कहता है कि वह केवल उपराष्ट्रपति नहीं होगा, वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। तीसरी बात यह है कि हमने ये अमेरिकी प्रथा से अपना उपराष्ट्रपति लिया है। ये आर्टिकल गलत लिख दिया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल होता है। ये क्वेश्चन याद रखिए, जिसमें संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं और सभी सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों और चाहे वो मनोनीत।
समान उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष एकल संक्रमण और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है, लेकिन इसमें प्रांतों के विधानमंडल जो होते हैं वो भाग नहीं लेते। यानी टोटल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए जो योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत लाभ के पद पर ना हो। देखें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। राष्ट्रपति के समान इसकी पदावधि भी 5 वर्ष की होती है और उपराष्ट्रपति को और सिर्फ राज्यसभा अपने एक संकल्प या बहुमत से हटा सकती है, पर लोकसभा उस पर साधारण बहुमत से सहमति प्रदान करे और जैसे ही यह सहमति आती है तो उपराष्ट्रपति तुरंत हट जाता है और इसकी सूचना 14 दिन पहले देना जरूरी है कि हम उपराष्ट्रपति को हटा रहे हैं। यहां पर बार बार उपराष्ट्रपति एक पदेन सभापति होता है और राज्यसभा का परंतु जब उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति कहीं छुट्टी पे जाते हैं या पद खाली हो जाता है, तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होता है और उस समय उपसभापति जो राज्यसभा के होते हैं वो कार्यभार संभालते हैं। एक तो वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में राज्यसभा की पूरी जिम्मेदारी उठाता है और अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति भी कुछ कार्य सौंपता है और 65(1) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु पर, हटाए जाने पर या जैसे भी पद रिक्त हो जाए तब वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति 6 माह से अधिक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं करेगा क्योंकि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति पद का चुनाव हो जाता है। और जब भी वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसे जो वेतन और भत्ते होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में नहीं मिलते, राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। तो दोस्तों, आज की क्लास समाप्त होती है यहीं पर और एसटी लाइव को याद रखिएगा, प्लस क्लासों का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, मेरे साथ प्लस में कॉन्फिडेंस के साथ काम करिएगा। पढ़ने वाले तो बहुत जगह से पढ़ते हैं, चयन होने वाले मेरे पास से ही चयन होते हैं, तो मैं शुभकामनाएं आपको दूंगा और मैं आपसे बातें करता रहूंगा। एसटी लाइव को जरा ध्यान रखें, प्लस क्लासों पर ध्यान दें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।